हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व विषय का दूसरा अध्याय यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, रूस के सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। तो कैसे थे बच्चों, उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूस के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक हालात 1905 से पहले जनसाधारण के लिए बहुत बुरे थे। और यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। नंबर 1, 20वीं सदी के प्रारंभ में 85% रूसी कृषक थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फ्रांस तथा जर्मनी में अनुपात 40% से 50% था। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, मॉस्को तथा सेंट पीटर्सबर्ग प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। अगला पॉइंट लिखेंगे, जब रूसी रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा था तो सन 1890 के दशक में कई कारखाने स्थापित किए गए और कारखानों में विदेशी निवेश बढ़ गया। अगला पॉइंट है फिर, कामगार उनकी दक्षता के अनुसार सामाजिक समूह में बंटे हुए थे। कामगार या तो गांव से आते थे या कारखानों में नौकरी पाने के लिए शहरों में प्रवास करते थे। फिर लिखेंगे, इस समय किसानों की बिरादरी बहुत धार्मिक थी किंतु कुलीनता के बारे में अधिक नहीं सोचती थी। उनका विश्वास था कि भूमि उनके बीच बटी होनी चाहिए क्योंकि सामंती अधिकारों के कारण यह संभव नहीं था। अतः किसानों की अपनी कम्यून थी जिसमें धन का वितरण प्रत्येक के परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता था। आई बात समझ में। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, जब कभी कामगार किसी के निकाले जाने पर या कार्य स्थितियों को लेकर नियोक्ताओं से असहमत होते थे तो विभाजन के बावजूद भी वे हड़ताल के लिए इकट्ठे हो जाते थे। सन 1904 मजदूरों के लिए बुरा था। ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए, मजदूरी 20% घट गई। अगला पॉइंट लिखेंगे, कामगार संगठनों की सदस्यता शुल्क नाटकीय तरीके से बढ़ जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से अधिक मजदूर रोज के काम के घंटों को कम करने में, मजदूरी बढ़ाने तथा कार्य स्थितियों में सुधार करने की मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। पॉइंट बनाकर लिखें, उन्हें अच्छे से याद भी करें। इसके बाद दूसरा प्रश्न शुरू होता है, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी। तो उत्तर में लिख सकते हैं आप, सन 1917 से पहले रूस की कामकाज करने वाली जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों से भिन्न थी क्योंकि सभी रूसी कामगार कारखानों में काम करने के लिए गांव से शहर नहीं आए थे। उनमें से कुछ ने गांव में रहना जारी रखा और शहर में प्रतिदिन काम पर जाते थे। वे सामाजिक स्तर एवं दक्षता के अनुसार समूह में बटे हुए थे और यह उनकी पोशाकों में परिलक्षित होता था। धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी, तथापि कामकाजी जनसंख्या एक मोर्चे पर तो एकजुट थी। आई बात समझ में। आगे लिखेंगे बच्चों, कार्य स्थितियों एवं नियोक्ताओं के अत्याचार के विरुद्ध हड़ताल। और यहाँ पर चाहे तो आप हेडिंग डाल सकते हैं और लिख सकते हैं, अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले में रूस की कामगार जनसंख्या जैसे कि किसानों एवं कारखाना मजदूरों की स्थिति बहुत भयावह थी। ऐसा जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश सरकार के कारण था, जिसकी भ्रष्ट एवं दमनकारी नीतियों से इन लोगों से उसकी दुश्मनी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। कारखाना मजदूरों की स्थिति भी इतनी ही खराब थी। वे अपनी शिकायतों को प्रकट करने के लिए कोई ट्रेड यूनियन अथवा कोई राजनीतिक दल नहीं बना सकते थे। अधिकतर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। वे अपने स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करते थे। कई बार तो इन मजदूरों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। कार्य घंटों की कोई सीमा नहीं थी, जिसके कारण उन्हें दिन में 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। उनकी स्थिति इतनी करुणाजनक थी कि न तो उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे और सन 1917 की रूसी क्रांति की शुरुआत से पहले न ही किसी प्रकार के सुधारों की आशा थी। किसान जमीन पर सर्फ के रूप में काम करते थे और उनकी पैदावार का अधिकतम भाग जमीन के मालिकों एवं विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों को चला जाता था।
कुलीन वर्ग, सम्राटों तथा रूढ़िवादी चर्चों के पास बहुत अधिक संपत्ति थी। ब्रिटानी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसान कुलीनों का सम्मान करते थे और उनके लिए लड़ते थे, किंतु रूस में किसान कुलीनों को दी गई जमीन लेना चाहते थे। उन्होंने लगान देने से मना कर दिया और जमींदारों को मार भी डाला। रूस में किसान अपनी जमीन एकत्र करते और अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे और उनका कम्यून उसे प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के अनुसार बांट देता था। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आता है फिर आपका तीसरा प्रश्न बच्चों, और यहाँ पर पूछा है 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे जनता के बढ़ते अविश्वास एवं जार की नीतियों से असंतुष्ट के कारण जार का शासन 1917 में खत्म हो गया। जार निकोलस द्वितीय ने राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी, मतदान के नियम बदल डाले और अपनी सत्ता के विरुद्ध उठे सवालों अथवा नियंत्रण को खारिज कर दिया। रूस में युद्ध प्रारंभ में बहुत लोकप्रिय था और जनता जार का साथ देती थी। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, जार ने ड्यूमा के प्रमुख दलों से सलाह लेने से मना कर दिया। इस प्रकार उसने समर्थन खो दिया और जर्मन विरोधी भावनाएं प्रबल होने लगी। जारीना अलेक्सांद्रा के सलाहकारों विशेषकर रासपुतिन ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। रूसी सेना लड़ाइयाँ हार गई। पीछे हटते समय रूसी सेना ने फसलों एवं इमारतों को नष्ट कर दिया। फसलों एवं इमारतों के विनाश से रूस में लगभग 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए, जिससे हालात और बिगड़ गए। प्रथम विश्व युद्ध का उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। बाल्टिक सागर के रास्ते पर जर्मनी का कब्जा हो जाने के कारण माल का आयात बंद हो गया, औद्योगिक उपकरण बेकार होने लगे तथा 1916 तक रेलवे लाइनें टूट गई। अनिवार्य सैनिक सेवा के चलते सेहतमंद लोगों को युद्ध में झोंक दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरों की कमी हो गई। रोटी की दुकानों पर दंगे होना आम बात हो गई। 26 फरवरी 1917 को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। यह आखिरी दांव साबित हुआ और इसने जार के शासन को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया। 2 मार्च 1917 को जार गद्दी छोड़ने पर मजबूर हो गया। किसान जमीन पर सर्प के रूप में काम करते थे और उनकी पैदावार का अधिकतम भाग जमीन के मालिकों एवं विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों को चला जाता था। किसानों में जमीन की भूख प्रमुख कारक थी। विभिन्न दमनकारी नीतियों तथा कुंठा के कारण वे आमतौर पर लगान देने से मना कर देते और प्रायः जमींदारों की हत्या करते। कार्ल मार्क्स की शिक्षाओं ने भी लोगों को विद्रोह के लिए उत्साहित किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर, साथ साथ याद भी करें। फिर आता है आपका चौथा प्रश्न। यहाँ पर 2 सूचियाँ बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए। तो आप उत्तर में किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, चलिए देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फरवरी क्रांति और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद में हालत बिगड़ गई। फरवरी 1917 में मजदूरों के क्वार्टरों में खाने की अत्यधिक किल्लत अनुभव की गई। संसदीय प्रतिनिधि जार की ड्यूमा को बर्खास्त करने की इच्छा के विरुद्ध थे। शहर की बनावट इसके नागरिकों के विभाजन का कारण बन गई। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित थे। बाएं तट पर फैशनेबल इलाके जैसे कि विंटर पैलेस, सरकारी भवन तथा वह महल भी था जहां ड्यूमा की बैठक होती थी। सर्दियां बहुत ज़्यादा थी, असाधारण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। 22 फरवरी को दाएं किनारे पर एक कारखाने में तालाबंदी हो गई। अगले दिन सहानुभूति के तौर पर 50 और कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। कई कारखानों में महिलाओं ने हड़ताल की अगुवाई की। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय पर हमला किया गया। गलियां रोटी, मजदूरी, बेहतर कार्य घंटों एवं लोकतंत्र के नारे लगाते हुए लोगों से भर गई। घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया तथा शाम तक बगावत कर रहे सैनिकों एवं हड़ताल कर रहे मजदूरों ने मिलकर पेट्रोग्राद सोवियत नामे की सोवियत या काउंसिल बना ली। जार ने 2 मार्च को अपनी सत्ता छोड़ दी और सोवियत तथा ड्यूमा के नेताओं ने मिलकर रूस के लिए अंतरिम सरकार बना ली। फरवरी क्रांति के मोर्चे पर कोई भी राजनीतिक दल नहीं था। इसका नेतृत्व लोगों ने स्वयं किया था।
पेत्रोग्राद ने राजशाही का अंत कर दिया और इस प्रकार उन्होंने सोवियत इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। आई बात समझ में। इसके बाद आप लिखेंगे फरवरी क्रांति के प्रभाव और हेडिंग डालकर लिख सकते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे क, फरवरी के बाद जनसाधारण तथा संगठनों की बैठकों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे ख, पेत्रोग्राद सोवियत की तरह ही सभी जगह सोवियत बन गई, यद्यपि इनमें एक जैसी चुनाव प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे ग, अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के नेता व्लादिमीर लेनिन देश निकालने से रूस वापस लौट आए। उसने अप्रैल थीसिस के नाम से जाने जाने वाली 3 मांगें रखी। ये तीनों मांगें थी, युद्ध को समाप्त किया जाए, दूसरी मांग थी भूमि किसानों को हस्तांतरित की जाए और तीसरी थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ठीक है, इस प्रकार आप लिखते चले जाएंगे। अगला पॉइंट है बच्चों, उसने इस बात पर भी जोर दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। आई बात समझ में। इसके बाद लिखेंगे अक्टूबर क्रांति और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, अक्टूबर क्रांति अंतरिम सरकार तथा बोल्शेविकों में मतभेद के कारण हुई। सितंबर में व्लादिमीर लेनिन ने विद्रोह के लिए समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 16 अक्टूबर 1917 को उसने पेत्रोग्राद सोवियत तथा बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर सामाजिक कब्जा करने के लिए मना लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्राटस्की के नेतृत्व में एक सैनिक क्रांतिकारी सैनिक समिति नियुक्त की गई। जब 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ, प्रधानमंत्री केरेंस्की ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए सैनिक टुकड़ियों को लाने हेतु शहर छोड़ा। क्रांतिकारी समिति ने सरकारी कार्यालयों पर हमला बोला। अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी की और 24 तारीख की रात को शहर पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। थोड़ी सी गंभीर लड़ाई के उपरांत बोल्शेविकों ने मॉस्को पेत्रोग्राद क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण पा लिया। पेत्रोग्राद में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स की बैठक में बोल्शेविकों की कार्यवाही को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। आगे लिखेंगे अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व मुख्यतः लेनिन तथा उसके अधीनस्थ ट्राटस्की ने किया और इसमें इन नेताओं का समर्थन करने वाली जनता भी शामिल थी। इसने सोवियत पर लेनिन के शासन की शुरुआत की तथा लेनिन के निर्देशन में बोल्शेविक इसके साथ थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने चौथे प्रश्न का उत्तर। साथ साथ याद भी करते रहें। उत्तर थोड़ा लंबा है बच्चों, लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़ें और साथ साथ याद भी करें। इसके बाद फिर होता है शुरू आपका पांचवा प्रश्न। यहाँ पर पूछा है बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। तो कौन कौन से परिवर्तन किए आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों द्वारा किए गए कई बदलाव में शामिल हैं। और नंबर 1 लिखेंगे कह करके बोल्शेविक निजी संपत्ति के पक्षधर नहीं थे, अतः अधिकतर उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे ख वाला, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को उस भूमि पर कब्जा करने दिया गया जिस पर वे काम करते थे। अगला लिखेंगे ग, शहरों में बड़े घरों के परिवार की आवश्यकता के अनुसार हिस्से कर दिए गए। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे पुराने अभिजात्य वर्ग की पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई। और अगला पॉइंट लिखेंगे परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविकों ने सेना एवं कर्मचारियों की नई वर्दियां पेश की। ठीक है, 6 लिखेंगे फिर बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। और अगला पॉइंट लिखेंगे नवंबर में संविधान सभा के चुनाव में बोल्शेविकों की हार हुई और जनवरी 1918 में जब सभा ने उनके प्रस्तावों को खारिज कर दिया तो लेनिन ने सभा बर्खास्त कर दी। मार्च 1918 में राजनीतिक विरोध के बावजूद रूस ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है बच्चों रूस एक दलीय देश बन गया और ट्रेड यूनियनों को पार्टी के नियंत्रण में रखा गया। अगला पॉइंट फिर लिखेंगे उन्होंने पहली बार केंद्रीयकृत नियोजन लागू किया जिसके आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 5वें प्रश्न का उत्तर। याद भी करते रहें। फिर होता है शुरू आपका 6ठा प्रश्न यहाँ पर और इसमें पूछा है निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। किन के बारे में लिखना है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। कुलैक, ड्यूमा और 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार और उदारवादी
ये आपके सामने हैं, ये सारे पॉइंट हैं यहाँ पर, इनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। उत्तर में चलिए कैसे लिखेंगे, उत्तर देख सकते हैं आप। सबसे पहले लिखेंगे क कुलक। कुलक रूस के धनी किसान थे। स्टालिन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे थे। 1927 से 28 तक सोवियत रूस के शहर अन्न आपूर्ति की भारी किल्लत का सामना कर रहे थे, इसलिए इन कुलकों पर 1928 में छापे मारे गए और उनके अनाज के भंडारों को जब्त कर लिया गया। मार्क्सवादी स्टालिनवाद के अनुसार कुलक गरीब किसानों के वर्ग शत्रु थे। उनकी मुनाफाखोरी की इच्छा से खाने की किल्लत हो गई और अंततः स्टालिन को इन कुलकों का सफाया करने के लिए सामूहिकीकरण कार्यक्रम चलाना पड़ा और सरकार द्वारा नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना करनी पड़ी। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका ख, और यहाँ पर लिखेंगे 1905 की क्रांति के दौरान जार ने रूस में परामर्शदाता संसद के चुनाव की अनुमति दे दी। रूस की इस निर्वाचित परामर्शदाता संसद को ड्यूमा कहा गया। आई बात समझ में, ड्यूमा किसे कहते हैं, आप इसे अच्छे से याद करें। रूसी क्रांति के दबाव में 6 अगस्त 1905 को गठित यह संस्था प्रारंभ में परामर्शदाती मानी गई थी। अक्टूबर घोषणा पत्र में जार निकोलस द्वितीय ने इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की। किसको? ड्यूमा को। फिर है बच्चों महिला कामगार के बारे में, गए आप लिखेंगे महिला मजदूरों ने रूस के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला कामगार सन 1914 तक कुल कारखाना कामगार शक्ति का 31% भाग बन चुकी थी, किंतु उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती थी। महिला कामगारों को न केवल कारखानों में काम करना पड़ता था, अपितु उनके परिवार एवं बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती थी। वे देश के सभी मामलों में बहुत सक्रिय थी। वे प्रायः अपने साथ काम करने वाले पुरुष कामगारों को प्रेरणा देती थी। 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद समाजवादियों ने रूस में सरकार बनाई। 1917 में राजशाही के पतन एवं अक्टूबर की घटनाओं को ही सामान्यतः रूसी क्रांति कहा जाता है। आई बात समझ में, रूसी क्रांति किसे कहा जाता है, आप इसे पढ़ें, अच्छे से याद करें। उदाहरण के लिए लॉरेंज टेलीफोन की महिला मजदूर मार्फा वासिलेवा ने बढ़ती कीमतों तथा कारखाने के मालिकों के मनमानी के विरुद्ध आवाज उठाई और सफल हड़ताल की अन्य महिला मजदूरों ने भी माफ वासिलेवा का अनुसरण किया और जब तक उन्होंने रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना नहीं की तब तक उन्होंने राहत की सांस नहीं ली। आई बात समझ में। इसके बाद लिखेंगे अगला पॉइंट आपका घ, रूस में उदारवादी वे लोग थे जो ऐसा देश चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। वे वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरुद्ध थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के पक्ष में थे। वे प्रतिनिधित्व करने वाली निर्वाचित संसदीय सरकार के पक्षधर थे जो शासकों एवं अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो तथा सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार शासन कार्य चलाए, किंतु वे लोकतंत्रवादी नहीं थे। वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रत्येक नागरिक का वोट देने का अधिकार में विश्वास नहीं रखते थे। उनका विश्वास था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। वे महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बताए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।